हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कापा 8D मेथड। कापा हम लोग कब भरते हैं? जब कोई कस्टमर कंप्लेन आता है, यानी कोई ऐसा एनसी प्रोडक्ट जो हमारे इंड में नहीं पकड़ा गया लेकिन कब कस्टमर इंड में वो पकड़ा गया, तब उस समय हमको क्या करना है, वो उस चीज़ का ये है कापा। तो आज का टॉपिक में बताऊँ कापा होता क्या है, 8D मेथड है क्या, और कापा का फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे कापा के फॉर्मेट को भरा जाता है एक लाइव एग्जांपल देके। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड, आज देखते हैं कापा। कापा का फुल फॉर्म क्या है? करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या है? जब प्रॉब्लम आ गया है कस्टमर इंड में, तो हम उस समय क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर, ये हो गया करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? उस जॉब में दोबारा ये गलती ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन। और यहाँ एक वर्ड यूज किया गया हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब उस तरह का मिलता हुआ और भी दूसरा कोई जॉब हो तो उसमें हम पहले से ही कुछ प्रिकॉशन ले लें ताकि कस्टमर एंड में प्रॉब्लम ना आए। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। तो वो एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन का काम करेगा हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। 8D मेथोडोलॉजी। अब देखते हैं 8D मेथोडोलॉजी क्या है। ये एक्चुअली 8 तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या प्रिंसिपल है, इसको हम यूज करते हैं। 8D मेथड क्या है? पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आया है उस प्रॉब्लम का मेन रूट कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, उसको किस तरह हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसका पर्पस सॉल्व करता है हम लोग 8D मेथड। थ्रू 8D मेथड हम लोग उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाएंगे, फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन बनाते हैं। तो 8D का यहाँ हेल्प लेते हैं हम लोग 8D मेथड का। ये है 8D मेथड। D1 क्या है? इस्टेब्लिश टीम। मतलब प्रॉब्लम हुआ तो अभी हम लोग क्या सबसे पहले टीम इस्टेब्लिश करेंगे, कौन उसको देखेगा, उसमें क्रॉस फंक्शनल टीम लिया जाता है जो उसके बारे में सही से जानकारी देता हो, इसको प्रोसेस और प्रोडक्ट के बारे में अच्छा जानकारी हो, उस तरह के हम लोग टीम को लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन। सेकंड पॉइंट क्या? प्रॉब्लम डेफिनेशन शेल बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स के बेस पर हम लोग प्रॉब्लम का डेफिनेशन निकालते हैं, ना कि किसी के ओपिनियन पर। तो ये हो गया हम लोग का D2। D3 कंटेनमेंट और इंटर्म एक्शन, यानी हम लोग क्या करते हैं, कंटेनमेंट एक्शन। मतलब जनरली कंटेनमेंट एक्शन क्या होता है, कस्टमर इंड में आया तो हमारे इंड में इस तरह का अगर कोई प्रोसेस है तो उसको पहले हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। इंटर्म वर्ड यूज हुआ। इंटर्म मतलब इमीडिएट हमको क्या करना है। इमीडिएट क्या करते हैं हम लोग? सेग्रीगेट। जनरली हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं अपने इंड पे, और कस्टमर इंड पर अगर वो रिवर्क कर सकते हैं तो इमीडिएट हम जाते हैं और रिवर्क अगर पॉसिबल है तो रिवर्क करते हैं। ये हो गया इंटर्म एक्शन। कंटेनमेंट और इंटर्म एक्शन जो है रूट कॉज हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ये मौजूदा क्या है, चोट लग गई है, तुरंत हम लोग क्या करें, फर्स्ट एड करके उसका किस तरह चोट में मरहम लगाने का काम पहले करते हैं। चोट कैसे लगी ये हम उस समय नहीं देखते। तो ये हो गया हम लोग का इंटर्म और कंटेनमेंट एक्शन। उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई एंड वेरीफाइंग रूट कॉज। हम लोग रूट कॉज का वेरिफिकेशन करते हैं। रूट कॉज इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मेन जड़ तक जाने को हम लोग किस तरह से वहाँ जा सकते हैं, ये है रूट कॉज का। इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं 7QC टूल, 5Y, 4M और 6M जैसे फैक्टरों का। फिर फिशबोन डायग्राम हो गया, और भी अलग अलग हैं रूट कॉज के तरीके, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, 4M और 6M का हेल्प लेते हैं। पोटेंशियल कॉज का वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं। पोटेंशियल कॉज मतलब कुछ क्या क्या कारण हो सकते हैं उसमें, इस तरह के कॉज को हम लोग लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हम लोग पॉइंट लेते हैं उसमें सबसे बेस्ट क्या हो सकता है जिसके कारण ये हुआ है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। फिर पांचवा D5 क्या है? आइडेंटिफाई परमानेंट करेक्टिव एक्शन, यानी परमानेंटली हम लोग क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे, वो हो गया हम लोग का D5। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहेंगे तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करते हैं, जो करेंगे उसको कहते हैं PCA, परमानेंट करेक्टिव एक्शन। और ये सबसे बेस्ट होता है कि परमानेंटली हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दें। फिर उसको डॉक्यूमेंट करके उसको वेरीफाई भी करते हैं। यह हो गया
परमानेंट करेक्टिव एक्शन। फिर आया D6, D6 में इम्प्लीमेंटिंग द परमानेंट करेक्टिव एक्शन। जो हमने परमानेंट करेक्शन लिया है उसको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हो गया हम लोग का D6। जो हमने एक्शन लिया उसका फिर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हमने एक्शन लिया है या जो करेक्टिव एक्शन लिया है उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वो भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस को हम लोग दोबारा देखते हैं कि कहीं इससे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग को दोबारा रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। ये हम D6 में देखते हैं। फिर है D7, प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन में क्या देखते हैं, सिमिलर अगर उसी तरह का कोई दूसरा जॉब है तो उसमें ये प्रॉब्लम ना आए तो उसमें भी हम ये अप्लाई करते हैं जो हमने करेक्टिव एक्शन लिया, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। फिर उसको हम लोग सिस्टम डॉक्यूमेंट में अपडेट करते हैं, यानी अपना कंट्रोल प्लान में चेंज करते हैं, FMEA में चेंज करते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम में उसको लगाते हैं। मान लीजिए कोई जिग फिक्सर या कुछ अगर एडिशनल ऐड किए हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ चेकिंग गेज बनाए हैं तो उसको हम लोग ऐड करेंगे उसमें ताकि वो सस्टेन रहे। तो ये हो गया D7। और लास्ट क्या है, D8 यानी टीम रिकॉग्नाइजेशन। टीम ने जो किया उसका हम लोग रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, वो हो गया D8। टीम को कांग्रेचुलेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ये हो गया D8। तो एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक प्रॉब्लम है, ये जो पार्ट है इसमें ये जो 2 पॉइंट है इसका CD आउट है। कस्टमर का कंप्लेन आया है कि CD इसका आउट आया है। तो इसके ऊपर हम लोग अभी कापा बनाएंगे। किस तरह से कापा बनेगा, सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट नंबर, रिवीजन नंबर देंगे, डेट डालेंगे, कौन से सेल का है ये देखेंगे। फिर डालेंगे D1 यानी इस्टेब्लिश द टीम। यहाँ टीम लीडर का नाम रहेगा और यहाँ उसके साथ में जो रहते हैं, यहाँ मैंने जस्ट A लिखा और BCD लिख दे। फिर क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम क्या है, तो यह प्रॉब्लम क्या है, CD ऑफ दिस 2 क्लिप्स शिफ्टेड बाय 5 mm, ये इसका प्रॉब्लम है। हमने कंटेनमेंट एक्शन क्या लिया या इंटरनल एक्शन क्या लिया, चेकिंग द रिमेनिंग स्टॉक एट कस्टमर एंड एंड फाउंड ओके, यानी कस्टमर के एंड में हम लोग बाकी चेक किए और मिला सब ओके। चेक द स्टॉक एट, ये हम अपने एंड में चेक कर किए और सही मिला। फिर हम लोग थर्ड क्या एक्शन लिए, जो मटेरियल अभी पहुंचा नहीं है कस्टमर के पास में ट्रांजिस्ट में, उसको वेरीफाई किया और वो मिला हमको ओके। तो ये हमने इंटरनल एक्शन लिया, क्विक एक्शन, जिसको कंटेनमेंट एक्शन कहते हैं। इसमें भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लिखना है और डेट, टारगेट डेट डालना है, ये कौन सा टारगेट में ये डेट में ये करते हैं। उसके बाद क्या D4, फाइंड एंड वेरीफाई रूट कॉज। रूट कॉज को हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। इस केस में क्या है, द रेफरेंस ऑफ द क्लिप आर टेकन फ्रॉम एज एंड नॉट फ्रॉम द होल, दैट इज द लोकेटिंग फिक्सर डजंट हैव ए पिन गाइड टू द होल सेंटर। यानी क्या है, जो द रेफरेंस पिन है, मतलब कि इसमें क्या है, रेफरेंस ये जो लोकेटर है इसका रेफरेंस हम लोग पहले क्या कहते हैं, एज से लिए थे, जिसके कारण ये शिफ्ट हो गया। अभी हम लोग का क्या, ये हम लोग का रूट कॉज निकला। गेज नॉट अवेलेबल फॉर चेक दिस डायमेंशन, यानी इसके चेक करने के लिए कोई गेज नहीं था। तो हम लोग करेक्टिव एक्शन क्या किए, लोकेटिंग पिन टू बी प्रोवाइडेड द असेंबली फिक्सचर, यानी असेंबली फिक्सचर में इस पिन का पोजीशन को सही लगाने के लिए एक फिक्सर दे दिए, लोकेटिंग फिक्सर, ताकि वो उसी जगह पर लगे। चेकिंग गेज टू बी प्रोवाइड, वहाँ पर चेकिंग गेज भी दिए। यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट डेट लिखना है। D6 क्या हुआ, इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट बेस्ट परमानेंट करेक्टिव एक्शन। तो हम लोग क्या किए, इस पॉइंट में क्या लेंगे, लोकेटिंग पिन प्रोवाइड इन द असेंबली फिक्सर, असेंबली फिक्सर में दिए हम लोग, और चेकिंग गेज बनाए, ये उसका हो गया। D7 में क्या करेंगे, सेम इसी तरह के प्रिवेंटिव रिकरेंस लेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन दूसरे पार्ट में ना हो, इसके लिए हम लोग इन सब डॉक्यूमेंट को चेंज करके उसको डालेंगे। जैसे प्रोसेस फ्लो हो गया, PM हो गया, कंट्रोल प्लान हो गया, पोका एक हो गया, ड्राइंग हो गया, P5, इस तरह का हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करके हम करते हैं। और लास्ट में कांग्रेचुलेट टीम, और लास्ट में हम एक इमेज लगा देते हैं कि ये हम लोग, ये देखिए, ये चेकिंग पिन लगाया, चेकिंग गेज सिमिलर टू द फिटमेंट जॉब, इस तरह के चेकिंग पिन भी बना के इसमें लगाया ताकि ये ख़त्म हो गया। दोस्तों यहाँ मैं एक और 8D का दिखा रहा हूँ जो सप्लायर एंड में होता है। जैसे आपकी कंपनी का सप्लायर है, उसको ये फॉर्मेट आपको भर के देना है, तो उसका यहाँ पर डिटेल है। पहला पॉइंट क्या, डिफाइन द NC, प्रॉब्लम क्या आया है उसको यहाँ डिफाइन करेंगे। वो डिटेल ऑफ NC, उसका डिटेल भरना है अभी कि उसमें क्या जैसे यहाँ डिफाइन NC मतलब कौन से पार्ट में लगा है,
डिटेल एनसी मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम यहाँ लिखना होगा। डिस्पोजिशन एक्शन मतलब आपने क्या किया तुरंत, जो इंटरम एक्शन जिसको कहते हैं, सेग्रीगेट किया, रिवर्क कर दिया, रिपेयर किया, स्क्रैप किया या अंडर डेविएशन उसका यूज किया, क्या किया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और टारगेट डेट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, कंटेनमेंट एक्शन, शॉर्ट टर्म एक्शन आपने वहाँ पर क्या लिया, या रूट कॉज फाउंड होने तक आपने तुरंत वहाँ क्या एक्शन लिया। फोर्थ पॉइंट क्या है, रूट कॉज। रूट कॉज आपका यहाँ डिफाइन करना है कि आपके एंड में क्या प्रॉब्लम के चलते ये हुआ, उस चीज को यहाँ लिखना है कि किस प्रोसेस का प्रॉब्लम है, मैन पावर प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है जिसके चलते ये प्रॉब्लम हुआ, उसका रूट कॉज निकाल के यहाँ पर लिखना है आपको। करेक्टिव एक्शन, आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिया, जो आपका वो प्रॉब्लम निकला रूट कॉज, तो उसके लिए आपने यहाँ पर कौन सा करेक्टिव एक्शन लिया, जिग फिक्सचर चेंज किया, चेकिंग मेथड लगाया, क्या किया, वो इसको यहाँ लिखना है। करेक्टिव एक्शन इम्पैक्ट मतलब करेक्टिव एक्शन जो आपने लिया उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो सही हुआ नहीं हुआ, अगर सही हुआ तो उसी मेथड को आप दूसरे जॉब में यूज करके कर सकते हैं, ताकि उस जॉब में ये दोबारा उस जॉब में भी ये गलती ना हो, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं। उसमें भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट डेट रहता है। फिर क्या, वेरिफिकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, जो आपने करेक्टिव एक्शन लिया कुछ दिनों बाद ये या वहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा, वैलिडेशन जिसको बोलते हैं, कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। 8वां पॉइंट लिखना है इफेक्टिवनेस, इसको आपने 1 महीना 2 महीना बाद तक देखा कि इसमें प्रॉब्लम आया कि नहीं हुआ। इफेक्टिवनेस का पीरियड टाइम यहाँ लिखना 6 मंथ टू 1 पर डे, जैसा भी हो आप हो उसको यहाँ पर वो चीज़ लिखना हो कि उसका आपका इफेक्टिवनेस क्या आया, और इफेक्टिवनेस का क्या उसका ये कमेंट यहाँ पर डालना है। और बाकी तो जैसे फॉर्मेट नंबर ये सब है, सिग्नेचर इस तरह भरना है। तो ये जो है ये सप्लायर को देना है, अपने सप्लायर को, कि आपको भाई ये फॉर्मेट भर के देना है, आपके एंड में ये प्रॉब्लम, आपके चलते हमारे एंड में ये प्रॉब्लम आया, तो ये चीज़ आपको भर के देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कहीं किसी चीज़ का समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।